हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी सीबीटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी की ये मैराथन क्लास। आज का वीडियो सभी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गाइस, विश्वास कीजिए, आपके जो ट्रेड थ्योरी में सीबीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं इसी वीडियो में से आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त जो ड्रिल बिट की अधिकतम आकार है वो कौन सा होता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक जो हैंड ड्रिल मशीन है उसकी बात कर रहा है कि उसमें जो ड्रिल बिट है वो अधिकतम किस साइज का होता है। गाइस, आपको पता होना चाहिए वो मैक्सिमम जो है 6.5 mm साइज का होता है। वुड रास्प फाइल जो होती है, वुड रास्प फाइल जो है उसका उद्देश्य क्या है। गाइस, उसका उद्देश्य है प्रारंभिक रफ कार्य, जो प्रिलिमिनरी रफ वर्क होता है उसको करने के लिए हम वुड रास्प फाइल का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होगा। अरे यार, विद्युत संपर्क वाले व्यक्ति को बचाने की जो फर्स्ट कदम है वो ये है कि यार स्विच ऑफ बिजली आपूर्ति, बिजली आपूर्ति जो है उसको हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। टूल का नाम बताओ, तो टूल का नाम तो यार यहाँ पे कोई बता देगा, बहुत ही ईजी है। सेंटर पंच ये टूल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए, पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर की अंगूठी का उपयोग किया जाता है। गाइस, पैरों को बचने के लिए जो है हम स्टील टो कैप्स यूज़ करते हैं, स्टील की टोपियाँ। ठीक है, स्टील की टोपियाँ जो है हम यूज़ करते हैं पैरों को कुचलने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। टेम्पर जैसी फनल जोड़ने के लिए तो हम यूज़ करते हैं गाइस ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरी के संचालन में एक्स चिन्हित तीर द्वारा क्या इंगित किया जाता है। यार ये देखो यार, ये यहाँ पे जो है कि एक्स जो तीर रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है गाइस, ये दर्शा रहा है अपने दबाव की दिशा। किसकी दिशा, दबाव की जो दिशा है ना उसको ये बता रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम वोल्टेज स्तर पर बिजली के झटके का असर क्या होगा। बहुत ही कम वोल्टेज है 40 वोल्ट। ठीक है, उस कंडीशन में जो है बिजली के झटके का क्या असर होता है, क्या असर होता है, अप्रिय झुंझुनी सनसनी, अनप्लीजेंट टिंगलिंग सेंसेशन। उसको हिंदी में बोलते हैं अप्रिय झुंझुनी सनसनी। ठीक है, अप्रिय झुंझुनी सनसनी जो है वो बॉडी में हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए जो है हम किस कदम का अनुसरण करते हैं, कौन से कदम का अनुसरण करते हैं गाइज, हम करते हैं पीड़ित को हवादार जगह पे ले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच। अरे ट्राई स्क्वायर है यार 90 डिग्री, ट्राई स्क्वायर समझ रहे हो ना। ट्राई स्क्वायर का यूज़ तो 90 डिग्री कोणों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए, सी मतलब आपको पता ही है यार, गैसों में लगने वाली जो आग है वो सी प्रकार की आग होती है और उसको बुझाने के लिए जो है हम ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। मेटल सीट के लिए स्क्राइबर का उपयोग क्या है। मेटल सीट वर्क के लिए जो स्क्राइबर है उसका हम यूज़ करते हैं गाइज मार्किंग के लिए। ठीक है, किसके लिए करते हैं स्क्राइबर का यूज़, मार्किंग के लिए, स्क्राइबर का यूज़ मार्किंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। अनिवार्य मतलब मैंडेटरी, मैंडेटरी जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं भाई, अनिवार्य संकेत चिन्ह जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग तो अब सभी को पता है, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग होता है किसी भी स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए। कोई भी स्क्रू जो है, स्क्रू मतलब पेच, पेच को कसने या ढीला करने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक का यूज़ करेंगे। क्लास ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए जो है हम किसका यूज़ करेंगे यार, पानी का यूज़ कर लेंगे ना। किसका यूज़ करेंगे, पानी का। ठीक है, पानी की बौछार, ठंडे पानी की बौछार आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके फर्स्ट चैप्टर में। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए हमेशा जो है धातु की चादर का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कमलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए यार, आग बुझाने के लिए फोम के साथ जो कमलिंग होती है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं उस जो मेथड है ना एक तरीके से उस विधि का, किस विधि का, तो उस विधि को हम एक तरीके से स्मूथरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग। ठीक है, ब्लैंक
कंडक्टिंग का एक तरीके से कंबल की तरह जो है फॉर्म को यूज़ करना, एक तरीके से वहाँ पे जो है उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को स्मूथरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथरिंग। ठीक है। नेक्स्ट है पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन, पेट के अंदर अगर चोट लग गई तो फिर उसको कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि देंगे गाइस? उसको हम देंगे सेफर विधि। कौन सी देंगे? सेफर विधि। ठीक है। पेट में अगर चोट लगी है तो ठीक है, पीठ पे चोट लगी है तो फिर सिल्वेस्टर विधि देंगे। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। निषेध संकेत का आकार, निषेध मतलब मनाई वाले। मनाई वाले कैसे होते हैं यार? ये भी गोलाकार ही होते हैं। जो मैंडेटरी होते हैं, अनिवार्य संकेत होते हैं, वो भी गोलाकार होते हैं, और जो प्रोविजन वाले होते हैं, मनाई वाले, वो भी गोलाकार होते हैं। बस इनमें क्या होता है, गोला होता है और एक क्रॉस साइन भी बना होता है। और जो आदेशात्मक में क्या अनिवार्य संकेत है वो सिर्फ गोलाकार होते हैं, उनमें क्रॉस साइन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना BIS, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण PPE फर्स्ट के लिए है? PPE 1 के लिए जो है वो है हेलमेट। कौन सा है गाइस? हेलमेट। ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, राइट। तो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड सिंगल रेंज मीटर्स, सिंगल रेंज मीटर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ वर्तमान प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यार देखो, व्यास बढ़ गया तो उच्च वर्तमान प्रवाह को अनुमति देता है, अलो हाई करंट, उच्च करंट। क्योंकि अगर व्यास बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो आपका जो हाई करंट है, करंट का मान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। करंट मापने के लिए किस विद्युतीय उपकरण का, अरे यार कोई बता देगा करंट के लिए, तो हम एमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? एमीटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को इसमें से किससे चिन्हित किया जाता है? मीटर द्वारा मापी गई विद्युत की मात्रा जो है उसे हम पैरामीटर प्रतीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूजिंग पैरामीटर सिंबल्स। ठीक है। मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को इसमें कैसे चिन्हित किया जाता है? कैसे चिन्हित करते हैं गाइस? कैसे चिन्हित करेंगे? यूजिंग पैरामीटर सिंबल। पैरामीटर सिंबल करेंगे, जैसे मान लो एम्पियर है तो ए, ठीक है, ओम है तो ओम, ठीक है, वी है तो वी। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का हम मापेंगे। मीटर इज मार्क्ड इन इट। ठीक है, उसके ऊपर जैसे मान लो ए लिखा हुआ है मतलब वो करंट को मापेगा, ओम लिखा हुआ मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस को मापेगा, वी लिखा हुआ मतलब वो वोल्टेज को मापेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी और डीसी के लिए वोल्टेज को मापने के लिए मीटर का कौन सा संकेत चिन्ह? एसी और डीसी दर दोनों की बात कर रहा है भाई। यार देखो, ये डीसी के लिए सिर्फ, ये एसी के लिए है। ये प्रतिरोध है, ठीक है, और डीसी के लिए है। ठीक है, ये एसी और डीसी दोनों के लिए, एसी और डीसी दोनों के लिए यहाँ पे काम में लिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? अर्धचालक के लिए तो आप सभी को बताया, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ठीक है। अब सिलिकॉन जर्मेनियम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है? आवेश के प्रवाह का एक तरीके से क्या नाम है गाइस? करंट। अरे करंट, करंट का मतलब यहाँ पे धारा है भाई। वर्तमान इसने गूगल ट्रांसलेट करके लिखा, लेकिन एक्चुअल में है क्या? ये वर्तमान है। ठीक है, वो वर्तमान नहीं है, एक्चुअल में ये करंट, विद्युत धारा की बात कर रहा है। तो आवेशित कणों की गति, आवेशित कण मतलब आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह है मतलब विद्युत धारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, विभवांतर को मापने के लिए जो मापक यंत्र काम लेते हैं वो वोल्टमीटर होता है। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। किसी विद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा कौन से, अरे मेगर द्वारा मापते हैं हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को, उच्च मान के प्रतिरोध को जो है मेगर द्वारा मापते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोंग टेस्टर को खालिस्तान के रूप में भी, अरे यार टोंग टेस्टर को जो है हम क्लैम मीटर भी बोलते हैं। टोंग टेस्टर जो होता है उसे क्लैम मीटर भी बोलते हैं। उससे हम करंट का मापन कर सकते हैं, वोल्टेज का मापन कर सकते हैं, और ओम रेजिस्टेंस का मापन कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम माप सकते हैं। टोंग टेस्टर को हम क्लैंप मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज एसी सर्किट में, 3 फेज एसी सर्किट है, ठीक है, 415 वोल्टेज वाला। 3 फेज एसी सर्किट में किन्हीं दो लाइनों के बीच मापे गए वोल्टेज का नाम क्या है? दो लाइनों के बीच में वोल्टेज मापेंगे ना, उसको लाइन वोल्टेज बोलेंगे। देखो यार समझना, आर वाई भी 3 फेज है, आर वाई भी अगर दो फेजों के बीच में माप रहे हैं तो उसे लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल और किसी भी एक फेज के बीच में माप रहे हैं, कोई भी एक फेज है, आर वाई बी में से कोई भी एक फेज है, एक फेज और न्यूट्रल के बीच में मापेंगे उसको फेज वोल्टेज बोलेंगे। और अगर दो फेजों के बीच में हम माप रहे हैं, दो लाइनों के बीच में माप रहे हैं, तो उसे हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर विद्युत प्रवाह क्या है? स्थिर विद्युत प्रवाह, देखो यार सिंपल सा नाम, स्थिर, स्थिर मतलब स्टैटिक, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको बोलेंगे स्टैटिक चार्जेस। क्या बोलेंगे? स्थिर, स्थिर है ना, स्थिर है, ऑलरेडी स्थिर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। स्थिर है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। स्थिर है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल विद्युत स्टेशनों में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, अरे यार को जल विद्युत स्टेशन है तो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे?
कौन सी ऊर्जा होगी, वो यांत्रिक ऊर्जा होगी भाई। जल गिरेगा ना, जल गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन रोटेट होगा, तो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विद्युत धारा में किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है? विद्युत धारा, अरे मतलब विद्युत धारा जो है वो कौन सी धातु में सबसे बढ़िया बहेगी? तो चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है, इसलिए राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की विद्युत चालकता क्या है? सोने की विद्युत चालकता गाइस होती है 0.67। सोने की कितनी होती है? 0.67, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल मीटर की यांत्रिक त्रुटि को ठीक कैसे किया जाता है? पैनल मीटर की यांत्रिक त्रुटि जो होती है उसको हम ठीक करते हैं गाइस बाय एडजस्टिंग द स्क्रू, पेंच को समायोजित करके। तो आप सभी को पता होगा, जो भी मीटर होता है, मीटर में यांत्रिक त्रुटि मतलब मैकेनिकल त्रुटि, मतलब जो सुई है ना इधर उधर, अगर जीरो एरर का मतलब है जो सुई होती है ना उसको जीरो के ऊपर सेट करना होता है। जो सुई होती है मीटर की उसको जीरो के ऊपर, और जीरो के ऊपर कैसे सेट करते हैं? एक छोटा सा पेच लगा होता है, जहाँ सुई लगी होती है ना, निडल्स लगी होती है, वहीं पे एक छोटा सा पेच लगा होता है, पेच को ही एडजस्ट कर लेते हैं हम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पैनल मीटर में यांत्रिक शून्य त्रुटि किस स्थिति में होती है? किस स्थिति में होगी? ऑप्शन ए आ जाएगा इसका राइट आंसर, एट नॉर्मल कंडीशन, एट ए नॉर्मल कंडीशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? चालकता ज्ञात करने के लिए जो है हम ज्ञात करते हैं, अरे यार ये तो यार बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन हो गया जी। आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन डी जो है वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंडक्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा, 1/r। अब 1/r तो ऑप्शन है नहीं, आर बराबर क्या होता है? v/i, तो v/i का उल्टा हो जाएगा जी, ठीक है। तो एक तरीके से v/i का उल्टा हो जाएगा i/v, यही क्या हो जाएगा? जी का मान हो जाएगा, कंडक्टेंस का मान हो जाएगा, इसलिए i/v ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा को मापने के लिए, विद्युत मात्रा को मापने के लिए हम किसका यूज मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा होता है? यार ये तो सभी को पता है, हर किसी में इनपुट टर्मिनल ही जुड़ा होता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर कैसे कहलाते हैं? इंसुलेटर, और ऑप्शन में से देख के बताना भाई। थायरिस्टर इंसुलेटर नहीं है, अणु इंसुलेटर नहीं है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रखने वाले होते हैं ना वो इंसुलेटर होते हैं। जैसे मान लो कि वायु है, वो एक इंसुलेटर है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, ठीक है, जो भी कुचालक पदार्थ है उनकी एक पर्टिकुलर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रावैद्युतिक जो सामर्थ्य होती है उसी के आधार पे कोई भी पदार्थ इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य। कोई भी विद्युत चालक है उसके ऊपर जो कवर है यार वो तो क्या करता है? कवर जो है मौसम के खिलाफ संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, ठीक है। द पर्पज ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड अवर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसके ऊपर जो कवरिंग लगाते हैं वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, ठीक है। वेदर जो मतलब मौसम के खिलाफ संरक्षण, मौसम से बचाने के लिए उसका यूज होता है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की चाल को कैसे कहा जाता है? अरे भाई उस चाल को हम क्या कहेंगे? विद्युत प्रवाही तो कहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की चाल को क्या कहेंगे? विद्युत प्रवाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है? एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना है? चालकता का प्रतिशत कितना है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.56, 0.56। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है? इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या है गाइस? इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण जो है ना वो इंसुलेशन प्रतिरोध और ढकता हुआ ताकत, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये दोनों ही उसके गुण होते हैं। कोई भी इंसुलेशन है, इंसुलेशन में इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया एक चीज़, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और दूसरी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो भी मूलभूत गुण ही है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो भी काफ़ी ऊंची होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रतीक वास्तविक मान के प्रतिशत पर व्यक्त प्लस माइनस 1.5% एरर को इंडिकेट कर रहा है? कौन सा प्रतीक कर रहा है? तो गाइस ये फर्स्ट वाले से तो रिप्रेजेंट करते हैं हम। ऑप्शन ए जो है वो प्लस माइनस 1.5% एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस माइनस मतलब सर्कुलर, ठीक है, प्लस माइनस। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, आकार को मापने के लिए किस उपकरण का? तार के आकार को, अरे तार के आकार को यार ये तो आप सभी को पता है, स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, तार की मोटाई, तार का व्यास, ठीक है, तार के आकार को मापने के लिए SWG, मानक तार गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो गया। 2 चैप्टर खत्म, अब हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर का नाम है सेल एंड बैटरीज। सेल और बैटरी वाले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी एनालाइजर का रैपिड टेस्ट कार्यक्रम 7 क्या उपयोग होता है? ठीक है, रैपिड टेस्ट।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बैटरी की स्वास्थ्य स्थिति का संकेत दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कनेक्शन दो या दो से अधिक बैटरियों की क्षमता रेटिंग बढ़ाता है? किस प्रकार का कनेक्शन दो या दो से अधिक बैटरियों की क्षमता रेटिंग बढ़ाता है? किस प्रकार का कनेक्शन होता है? क्षमता रेटिंग बढ़ाए, क्षमता रेटिंग बढ़ाता है गाइस समांतर कनेक्शन। ठीक है, क्षमता बढ़ाए समांतर कनेक्शन। देखो समझना, समांतर के अंदर एक तो धारा रेटिंग बढ़ जाती है, मतलब क्षमता रेटिंग बढ़ती है, और श्रेणी के अंदर वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है। श्रेणी के अंदर वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है और समांतर में धारा यानी कि समता रेटिंग एक तरीके से बढ़ती है। ठीक है, समता रेटिंग और धारा रेटिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सल्फ्यूरिक एसिड का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? ओहो, देखो यार समझ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, उसका विशिष्ट गुरुत्व यहाँ पे पूछ रहा है। इसका विशिष्ट गुरुत्व जो है स्टूडेंट्स वो होता है 1.835। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त सीसा एसिड बैटरी की वर्तमान रेटिंग। लेड एसिड बैटरीज यूज इन ऑटोमोबाइल, व्हाट इज द करंट रेटिंग? करंट रेटिंग पूछ रहा है, वर्तमान रेटिंग का मतलब यहाँ वर्तमान लिख दिया, धारा रेटिंग बोलना चाहिए था। करंट रेटिंग पूछ रहा है ना, करंट रेटिंग जो है वो होती है गाइज यहाँ पे 100 से 400 एम्पियर। ठीक है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त जो सीसा एसिड लेड एसिड बैटरी होती है उसकी धारा रेटिंग 100 से 400 एम्पियर तक होती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डिवाइस लेड एसिड बैटरी के फुली चार्ज कंडीशन को चेक करने के लिए, फुली मतलब कंप्लीट लेड एसिड बैटरी चार्ज हुई नहीं हुई उसको चेक करने के लिए, तो यार आप सभी को पता है उच्च धारा निरण हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर का हम यूज करते हैं। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, देखो समझना, चार्ज कंडीशन को चेक करते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ठीक है, और हाइड्रोमीटर से हम चेक करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसका विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करते हैं हाइड्रोमीटर से। तो ये वाला टिक मत कर देना कहीं, ये बोल रहा है चार्ज कंडीशन, चार्ज वो कितनी चार्ज हुई कि नहीं, उसके लिए हाई रेट डिस्चार्ज टेस्ट का ही हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग रखरखाव मुक्त लीड एसिड बैटरी में किया जाता है? किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग जो है उपयोग रखरखाव मुक्त लेड एसिड बैटरी में किया जाता है? तो किसका यूज करते हैं? गेल इलेक्ट्रोलाइट। किसका? गेल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ यहाँ पे, ये उच्चारण है, बाकी इसका गेल्ड बोलेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड करने के लिए वर्तमान में आपूर्ति करने वाले माध्यमिक सेल का क्या प्रभाव है? अब देखो यार, हिंदी में पढ़ोगे तो उतना पल्ले नहीं पड़ेगा, इंग्लिश में पढ़ते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी सेल सप्लाइंग करंट टू द लोड। जब मतलब एक तरीके से जो सेकेंडरी सेल है वो लोड को सप्लाई दे रहा है, करंट दे रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा यार? डिस्चार्ज हो जाएगा। वो लोड को सप्लाई दे रहा है मतलब भार को वो दे रहा है, कुछ ना कुछ करंट दे रहा है, तो क्या होगा? सेकेंडरी सेल डिस्चार्ज ही तो होगा, डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में जुड़े हुए 1.5 वोल्ट कोशिकाओं का कुल वोल्टेज, अरे 6 श्रेणी में जुड़े हुए हैं। श्रेणी के अंदर मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि वोल्टेज एड हो जाता है। कितना हो जाता है? वोल्टेज एड हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? वोल्टेज एड हो जाता है। टोटल है 1 2 3 4 5 6 सेल हैं। टोटल कितने हैं? 6 सेल। 1.5 के सारे 1.5 को 6 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 9 वोल्ट आएगा। कौन से ऑप्शन में है 9 वोल्ट? ऑप्शन सी में है 9 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? लेड एसिड बैटरी में स्टूडेंट्स कौन सी बैटरी का यूज करते हैं हम? लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं? कौन से इलेक्ट्रोलाइट का? तो ये तो अभी पहले भी आया था यार, सल्फ्यूरिक एसिड, सबको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम इसे कहते हैं। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में, लीड लिखा हुआ है, लेड होगा। ठीक है, लेड एसिड बैटरी में सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का रंग क्या होगा? पूर्ण रूप से चार्ज हो गया। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में पूर्ण रूप से चार्ज अगर लेड एसिड बैटरी है तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका रंग कैसा होगा? लाल भूरे रंग का। कैसा होगा गाइस? रेडिश ब्राउन। कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी सेल में प्रयुक्त धातु स्ट्रिप्स की जोड़ी का क्या नाम है? बैटरी सेल में प्रयुक्त धातु स्ट्रिप्स की जोड़ी का नाम क्या है? जोड़ी का नाम है गाइस इलेक्ट्रोड्स। क्या है? इलेक्ट्रोड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में लोड टेस्टिंग क्यों की जाती है? लोड टेस्टिंग जो है वो गाइस हम करते हैं मेजर द रेटेड आउटपुट वोल्टेज, मेजर द रेटेड आउटपुट वोल्टेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में 2.3 वोल्ट प्रति सेल की वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी? अरे यार, 2.3 वोल्ट प्रति सेल की वोल्टेज रेटिंग के साथ कार बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी? लगातार वोल्टेज चार्ज करने की विधि। कौन सी? लगातार वोल्टेज मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट मतलब स्थिर वोल्टेज होना चाहिए एक तरीके से, उससे जो है हम उसको बैटरी को चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट है, बैटरी को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? बैटरी को देखो यार कैसे वर्गीकृत करते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं और सेकेंडरी सेल होते हैं। ये तो बहुत ईजी है। प्राथमिक सेल होते हैं, कोशिकाएं नहीं, कोशिकाएं देखो विज्ञान के अंदर चला गया फिर ये। आईटीआई वाले छोरे हैं और सेल की जगह लिख दिया कोशिकाएं, समझ रहे हो?
सेल, कोशिकाएं जो होती है ना अपने शरीर में, उसको भी क्या है इंग्लिश में सेल ही बोलते हैं। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, मतलब प्राथमिक सेल और द्वितीयक। प्राथमिक वो होते हैं जिनको एक ही बार हम प्रयोग में ले सकते हैं, द्वितीयक वो होते हैं जिनको बार बार हम चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेल। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में एकल कोशिका का रेटेड वोल्टेज क्या है। एकल कोशिका का जो रेटेड वोल्टेज है गाइस वो होता है आप लोगों का, किसके लिए पूछ रहा है, लेड एसिड बैटरी के लिए। लीड लिखा हुआ है लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी के लिए जो सिंगल सेल होता है ना, सिंगल सेल, उसका रेटेड वोल्टेज जो है वो होता है गाइस, आप सभी को पता होना चाहिए 2.2 वोल्टेज। ठीक है, 3 चैप्टर खल्लास, इसके बाद में बढ़ते हैं 4th चैप्टर की ओर गाइस। ठीक है, बहुत ही सुप्रभात, शानदार धमाकेदार जो है आपका रिवीजन चल रहा है। आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो 4th चैप्टर जिसका नाम है एसी एंड डीसी मेजरमेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है गाइस। प्रतिरोध प्रेरकत्व धारिता के मूल्यों को मापने के लिए कौन से उपकरण, किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे भाई, नाम से ही पता चल रहा है, एल सी आर मीटर। किसका यूज़ करेंगे, एल सी आर। एल का मतलब है इंडक्टेंस मापने वाला, सी का मतलब कैपेसिटेंस और आर का मतलब रेजिस्टेंस के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, वेवफॉर्म के ऊर्ध्वाधर आकार को बदलने के लिए कंट्रोल नोब का नाम बताइए। ऊर्ध्वाधर आकार जो होता है ना वेवफॉर्म का, इसको बदलने के लिए जो नॉब हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल नॉब, वो कौन सी होती है गाइज, वो होती है आपकी वोल्ट पर डिवीज़न। ठीक है, वोल्ट पर डिवीज़न, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरओ द्वारा मापी गई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलेंगे इसको यार, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और आवर्ती की सटीकता कैसे जांची जाती है, सीआरओ द्वारा। और यार एम्पलीट्यूड मतलब आयाम और आवर्ती जो है, आयाम और आवर्ती जो है उसकी सटीकता कैसे जांचते हैं हम, बिल्ट इन कैलिब्रेशन द्वारा। ठीक है, बाई बिल्ट इन कैलिब्रेशन सिग्नल के द्वारा जो है हम उनकी टेस्टिंग सटीकता को मापते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी ट्रिगर सर्किट में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। गाइस सेमी ट्रिगर जो होता है उसमें किस प्रकार की वेवफॉर्म उत्पन्न होती है, स्क्वायर। सेमी ट्रिगर के लिए याद रखिएगा स्क्वायर, स्क्वायर वेवफॉर्म जो है उत्पन्न होती है, स्क्वायर वेवफॉर्म जो है उसमें उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉयल असेंबली के शाफ्ट का समर्थन करने वाला कौन सा असर है। देखो यार कितना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में मूविंग कॉयल असेंबली में शाफ्ट का समर्थन करने वाला, शाफ्ट का समर्थन मतलब सपोर्टिंग द शाफ्ट ऑफ मूविंग कॉयल। ठीक है, वो कौन सी चीज़ होती है, वो होती है ज्वेल्ड बियर। ठीक है, क्या होती है, ज्वेल्ड बियर। कौन होता है गाइज उसमें, ज्वेल्ड बियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर की सीमा का विस्तार करने के लिए, अरे यार वोल्ट मीटर की सीमा का विस्तार करने के लिए किस प्रणाली में रोकने वाला उच्च मूल्य जुड़ा होता है। गाइस वोल्ट मीटर की अगर सीमा का विस्तार करना है हमें तो सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दो। ठीक है, सीरीज में क्या जोड़ दो, रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो समझना, वोल्ट मीटर की रेंज को अगर बढ़ाना है तो सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ेगा, और एमीटर की अगर परास को बढ़ाना है, एमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो फिर संट में प्रतिरोध जुड़ेगा। ठीक है, मैं सिंबल बना के बता देता हूँ एक बार आपको। अगर आपके पास में एमीटर है, इसकी रेंज को बढ़ाना है, मतलब पहले ये 5 एम्पियर मापता है, अब चाहते हो कि ये 10 एम्पियर तक मापे, तो इसके संट के अंदर जो है आपको प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। और एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, और वोल्ट मीटर मान लो 10 वोल्टेज का है, आप चाहते हो कि ये 20 वोल्ट तक मापे, इसकी रेंज बढ़ाना चाहते हो, तो फिर इसके श्रेणी क्रम में आपको एक प्रतिरोध जो है जोड़ना पड़ेगा। तो ये वोल्ट मीटर के लिए बोल रहा है ना, इसीलिए वोल्ट मीटर के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, श्रेणी के अंदर जो एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटर को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस कंट्रोल का इस्तेमाल पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर रखने के लिए किया जाता है। देखो यार कितना प्यारा क्वेश्चन है, पॉइंटर को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में किस कंट्रोल का इस्तेमाल पॉइंटर को जीरो पोजीशन में रखने के लिए। पॉइंटर को जीरो पोजीशन के लिए तो स्प्रिंग कंट्रोल होता है गाइस। कौन सा होता है, पॉइंटर जो होता है ना, अरे यार ये पॉइंटर है, जो सुई है ना उसी को पॉइंटर बोलते हैं। इसको जीरो पोजीशन पे रखने के लिए यहाँ कंट्रोल स्प्रिंग लगी होती है जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है, इसको कंट्रोल स्प्रिंग बोल रहे हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन है। ठीक है, उठा के पटक दो क्वेश्चन को, दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। किस स्थिति में बढ़ते हुए कॉइल मीटर को मापने के लिए रखा जाता है। देखो यार बढ़ते हुए कॉइल मीटर को मापने के लिए जो है किस स्थिति में रखेंगे, वर्टिकल। किस कौन सी स्थिति में रखेंगे, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में स्क्वायर वेव और पल्स वेव के बीच मूल अंतर क्या है। पल्स वेव और स्क्वायर वेव जो है, देखो यार समझिएगा, ये तो होता है स्क्वायर वेव, ठीक है, और पल्स वेव जो होता है ना वो ऐसा हो सकता है, पल्स वेव ऐसे, ठीक है, फिर कोई जैसे चली, फिर मान लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है पल्स वेव, ऐसा भी हो सकता है, फिर रुक गया, फिर यहाँ पे पल्स आ गई, फिर रुक गया, फिर यहाँ पे पल्स आ गई।
इसको पल्स वेव कहेंगे, इसको पल्स वेव स्क्वायर वेव एक तरीके से, ठीक है। इनमें मूल अंतर क्या है, तो मूल अंतर क्या है, ड्यूटी साइकिल का अंतर होता है, ठीक है। ड्यूटी साइकिल मतलब, ड्यूटी साइकिल मतलब ये जो है ना, ये बिल्कुल समान जो है चक्कर पे फिर पुनरावृत्ति करेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पुनरावृत्ति तो करेगा बट थोड़ा सा ड्यूटी साइकिल का डिफरेंट रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन वोल्टमीटर का अधिकतम परीक्षण वोल्टेज क्या है। अधिकतम परीक्षण वोल्टेज कितना है गाइस, यहाँ पे है 2000। कितना आएगा इसका, 2000। अधिकतम परीक्षण वोल्टेज जो है वो कितना होगा, 2000। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऑस्टिसिलिस्कोप की स्क्रीन पर छवि की चमक। ऑस्टिसिलिस्कोप की, यार ये क्या चीज़ है यार, ये कुछ भी लिख रहा है। ऑसिलोस्कोप बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलोस्कोप। कौन सा इलेक्ट्रोड जो है ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन छवि की चमक को नियंत्रित करता है, मतलब चमक जो ब्राइटनेस है उसको कौन, कंट्रोल ग्रिड जो है वो नियंत्रित करेगा। कौन करेगा भाई, कंट्रोल ग्रिड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बैटरी किस एनालॉग मीटर में दी गई है। बैटरी जो है कौन से एनालॉग मीटर में, अरे बैटरी तो आपकी जो है ओम मीटर एनालॉग में है। किस में है, ओम मीटर एनालॉग में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रणाली में यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यूएचएफ किस बैंड का उपयोग किया जाता है। यूएच बैंड के लिए जो है यहाँ पे बैंड 9 का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मीटर की गति स्ट्रेट चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती। स्ट्रेट चुंबकीय क्षेत्रों से कौन सी मीटर की गति प्रभावित नहीं होती गाइस, पीएमएमसी मीटर की गति प्रभावित नहीं होती स्ट्रेट चुंबकीय क्षेत्रों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरओ का पूर्ण रूप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अच्छा सीआरओ, अच्छा ओहो ओहो, देखो यार यहाँ पे समझिएगा, एक्चुअल में ये सीआरटी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सीआरटी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर आपसे सीआरओ की फुल फॉर्म पूछे ना, तो सीआरओ की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और सीआरटी की अगर पूछे तो कैथोड रे ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो है सीआरओ नहीं है, ये सीआरटी है, फिर सीआरटी, क्योंकि इसको सही माना है। या फिर सीआरओ ही होता तो फिर यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आना चाहिए था। कैथोड रे ट्यूब है तो सीआरटी की फुल फॉर्म में पूछ रहा है, ना कि सीआरओ की, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधहरिता अधिष्ठापन को मापने के लिए किस उपकरण है। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हुआ है। एलसीआर मीटर का हम यूज़ करते हैं, एलसीआर ब्रिज बोल दो, ठीक है, ब्रिज मीटर होता है एक तरीके से, उसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरओ में कौन सा फंक्शन नियंत्रण ट्रेस सार्फर को समायोजित करता है। देखो कंट्रोल और जो ट्रेस सार्फर है उसको कौन समायोजित करता है, फोकस, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती कॉइल मीटर, मूविंग कॉइल मीटर, मूविंग कॉइल मीटर की ये बात कर रहा है, काम में किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा पैरामीटर का यूज़ करते हैं गाइस, हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रोड सीआरओ की फ्लोरोसेंट स्क्रीन की चमक को बदल देता है। कौन सा इलेक्ट्रोड सीआरओ की फ्लोरोसेंट स्क्रीन की चमक को बदल देता है। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है गाइस, वो होता है आपका सी, ऑप्शन सी कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवफॉर्म के क्षैतिज आकार को बदलने के लिए कंट्रोल नॉब का नाम बताइए। वो जो कंट्रोल नॉब होती है वो होती है गाइस टाइम पर डिवीजन। कौन सी होती है, टाइम पर डिवीजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके बाद में डिजिटल मल्टीमीटर से अधिकतम करंट मापना कितना संभव है। डिजिटल मल्टीमीटर से अधिकतम करंट मापना कितना संभव है। अधिकतम करंट मापना जो है वो होता है गाइस अपना ऑप्शन सी 10 एम्पियर, ठीक है। 10 एम्पियर तक का डिजिटल मल्टीमीटर से हम करंट माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है। दोस्तों ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। ऑडियो मतलब वह आवृत्ति जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं, ठीक तरीके से सुन सकते हैं, जिसे मानव सुन सकता है, उसको बोलते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सिग्नल जनरेटर का कार्य क्या है। सिग्नल जनरेटर का कार्य होता है गाइस अपना विभिन्न आकार के वेवफॉर्म सिग्नल उत्पन्न करना, ठीक है। सिग्नल जनरेटर नाम से पता चल रहा है, सिग्नल जनरेटर विभिन्न आकार के सिग्नल जो है उत्पन्न करेगा, विभिन्न आकार के वेवफॉर्म सिग्नल ये उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा का विस्तार करने और 10 मिली एम्पियर को मापने के लिए 1 मिली एम्पियर मीटर के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन निकाल के चेक करना है। राइट आंसर आ जाएगा इसका 3 ओम, ठीक है। एक बार आप लोग मेरे को आंसर निकालना जो है निकाल कर आप लोग बताइए क्या कन्फर्म यही आंसर आ रहा है। अगर आपको नहीं आता इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेशन फॉर्मूले से जो है आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता को कैसे निर्धारित करते हैं। वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर, उसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं गाइस, ओम पर वोल्ट में डिटरमाइन करते हैं उसको। ओम प्रति वोल्ट रेटिंग में जो है उसको हम निर्धारित करते हैं।
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 चैप्टर खत्म है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं 5th चैप्टर जिसका नाम है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो 5वें चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ सैंपल होल्ड सर्किट द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य करते हैं गाइस? डेटा एक्विजिशन। कौन सा कार्य करते हैं? डेटा एक्विजिशन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएसओ स्क्रीन पर प्रदर्शित तरंग का नाम क्या है। डीएसओ स्क्रीन पर प्रदर्शित जो तरंग है इसका नाम है गाइस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका रिंगिंग वेव फॉर्म। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? रिंगिंग वेव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8038 के साथ निर्मित सर्किट का नाम क्या है। 8038 के साथ निर्मित सर्किट का नाम क्या है। इस सर्किट का नाम गाइस हो जाएगा फंक्शन जनरेटर। यार ये तो देखते ही बता दोगे ना कौन सा सर्किट ये फंक्शन जनरेटर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएसओ का कौन सा हिस्सा इनपुट सिग्नल वोल्टेज के संसाधित डेटा को संग्रहित करता है। कौन सा हिस्सा होता है यार? मेमोरी तो होता है। संग्रहित करता है डेटा को, संग्रहित स्टोर करता है। डेटा को स्टोर कौन करेगा? मेमोरी करेगी। डेटा को स्टोर कौन करेगा गाइस? मेमोरी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट सिग्नल के उच्चतम निम्नतम मूल्यों का नमूना करने के लिए डीएसओ के द्वारा किस अधिकरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। कौन सी अधिकरण प्रणाली का यूज़ करते हैं गाइस? हम यूज़ करते हैं पीक डिटेक्ट मोड। पीक डिटेक्ट मोड का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है। फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के लिए किया जाता है। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी डिफॉल्ट सेटअप। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? डिफॉल्ट सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट सैंपल वोल्टेज को डिजिटल जानकारी में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में किस सर्किट का उपयोग करते हैं। कौन से सर्किट का यूज़ करते हैं गाइज? हम वहाँ पे यूज़ करते हैं डिजिटल कन्वर्टर सर्किट का। ठीक है, डिजिटल कन्वर्टर सर्किट का। ये बोल रहा है इनपुट सैंपल वोल्टेज को डिजिटल जानकारी में बदलना है, डिजिटल जानकारी में परिवर्तित करना है। तो डिजिटल जानकारी में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल कन्वर्टर सर्किट का ही तो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट वोल्टेज नमूनों के साथ डिजिटल उपकरण कैसे काम करता है। डिजिटल उपकरण जो है वो कैसे काम करता है? इसे बाइनरी संख्या में परिवर्तित करके। यार ये तो राइट आंसर हो जाएगा, बाइनरी संख्या में इसे परिवर्तित करके। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में डीएसओ का समग्र संचालन कैसे नियंत्रित किया जाता है। डीएसओ का समग्र संचालन जो है वो हम कैसे नियंत्रित करते हैं गाइज? वो हम नियंत्रित करते हैं यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स। यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स करके जो है हम नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएसओ ऑपरेशन में नमूना लेने का उद्देश्य क्या है। डीएसओ ऑपरेशन में नमूना लेने का उद्देश्य होता है गाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में IC8038 फंक्शन जनरेटर के पिन नंबर 3 में किस प्रकार की तरंग होती है। अरे गाइस पिन नंबर 3 में तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है भाई? पिन नंबर 3 में होती है ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार। तो कौन सी ऑप्शन में? फर्स्ट में है क्या? नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड ऑप्शन में जो है इसका राइट आंसर दिया हुआ है ट्रायंगल वेवफॉर्म होती है त्रिभुजाकार। ठीक है, सर्किट का नाम बताओ। इस सर्किट का नाम देखो यार, देखते आप बता सकते हो कि ये जो है एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। कौन क्या है? एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। इसको देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट है। नेक्स्ट है डीएसओ का पूर्ण रूप। देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, डीएसओ का पूर्ण रूप जो है वो होता है गाइस डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन जनरेटर IC8038 के पिन नंबर 2 पर किस प्रकार का संकेत होता है। पिन नंबर 2 पे जो है संकेत होता है गाइस साइन वेव का। किसका संकेत होता है? साइन वेव का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का फायदा क्या है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का फायदा गाइस आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बीम के स्क्रीन पर पार जाती है। ठीक है, स्टोर्स डिजिटल डेटा फॉर लेटर व्यूइंग। लेटर मतलब बाद में देखने के लिए भी जो है डिजिटल डेटा को स्टोर कर लेता है। ठीक है, डिजिटल डेटा को स्टोर कर लेता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको देखिए यार, आप हिंदी में पढ़ोगे तो क्वेश्चन बैठेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन को आप लोगों को इंग्लिश में ही पढ़ना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। इस तरीके से जो है आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट 6 चैप्टर। ठीक है, 6 चैप्टर जो है वो है सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग एंड वेरियस स्विचेस। ठीक है, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाँका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके एक गुणवत्ता वाले सोल्डर जॉइंट बनाने के लिए, गुणवत्ता वाले सोल्डर जॉइंट बनाने के लिए किस समय आवश्यक है। कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। कितना समय लगेगा गाइस? 3 से 7 सेकंड। कितना समय? 3 से 7 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीडीटी। डीपीडीटी मतलब क्या होता है? अरे यार ये तो आपको पता है, डबल पोल डबल थ्रो। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है डीपीडीटी। एक होता है SPSD सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, यह है डीपीडीटी। डीपीडीटी मतलब डबल पोल
डबल थ्रो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए तो आप सभी को पता है यार, सॉफ्ट सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए जो सोल्डरिंग का हम यूज़ करते हैं वो होता है सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों प्लंजर डीसोल्डरिंग टूल को समय समय पर सफाई की आवश्यकता होती है गाइस? यार सफाई की आवश्यकता क्यों होती है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। नोजल में जो क्लॉगिंग को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ द नोजल, नोजल में क्लॉगिंग ना आ जाए इसीलिए जो है क्लंजर जो डिसॉल्डरिंग टूल है उसको समय समय पर हमें साफ करना आवश्यक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर जॉइंट का दोष क्या है। शोल्डर जॉइंट का दोष क्या है अगर इसे हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है। हवा में उड़ाने से ठंडा किया जाता है तो दोष क्या होगा गाइस? राइट आंसर हो जाएगा ड्राई शोल्डर जॉइंट, ठीक है, सूखा शोल्डरिंग जॉइंट बनेगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका लगाने वाले स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले तापमान की सीमा क्या है। गाइस वहाँ पे जो टांका लगाने वाला स्टेशन है वहाँ पे जो तापमान की सीमा होती है वो होती है गाइस अपने 150 से 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर यूज्ड इन सोल्डरिंग स्टेशन। सोल्डरिंग स्टेशन पे जो टेम्परेचर की रेंज है वो रखी जाती है 150 से 450, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जॉइंट को टांका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का, अरे यार देखो यार समझिएगा, विच बॉन्डिंग मटेरियल इज यूज टू सोल्डरिंग ए जॉइंट। सोल्डरिंग ए जॉइंट, जॉइंट को टांका लगाने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है गाइस? फ्लक्स की है, तो सभी को पता है सोल्डरिंग करते हैं तो फ्लक्स साथ में चाहिए ताकि जो ऑक्सीकरण लेयर है वो हट सके और आसानी से जो है अपना जो सोल्डर है वो सही जगह पे पहुंच सके, ठीक है। टूल का नाम क्या है? ये जो टूल है ना, इस प्यारे से टूल का नाम क्या है ये तो आपको पता ही होगा यार, प्लंजर है ये, ठीक है। प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल है, ठीक है, प्लंजर डिसोल्डरिंग टूल है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसके बाद में, एक जॉइंट टाका लगाने पर ओवर हीटिंग का प्रभाव क्या है। ओवर हीटिंग का प्रभाव क्या है गाइस? एक जॉइंट टाका लगाने पर ओवर हीटिंग का प्रभाव क्या होगा गाइस? वो होगा डल ग्रेइंग सरफेस, डल ग्रेइंग सरफेस जो है इसका कारण हो सकता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। स्विच का नाम बताओ। ये देखो यार, स्विच का नाम पूछा है तो यार ये तो आप कोई भी बता देगा, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जॉइंट टाका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है। कौन सा कदम महत्वपूर्ण है गाइस? जोड़ को गर्म करना, हीटिंग द जॉइंट, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्विच में प्रयुक्त SPDT का पूर्ण रूप क्या है? स्विच में प्रयुक्त SPDT का पूर्ण रूप क्या है? SPDT का पूर्ण रूप जो है गाइस वो हो जाएगा सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। SPDT का विस्तार है, अभी पहले बताया था मैंने, DPDT का बताया था और SPDT का सिंगल पोल डबल थ्रो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण कार्य करता है। वायु सक्शन के सिद्धांत पे तो आप सभी को पता है, सोल्डरिंग पंप जो है वो वायु सक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है। टांका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे करते हैं? कैसे करते हैं गाइस? जो है टांकना, ठीक है, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के रूप में जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 60 अनुपात सोल्डरिंग मिलाना शुरू होगा किस तापमान पर। ओहो, किस तापमान पर जो है 60 अनुपात 40 सोल्डरिंग मिलना शुरू होता है? कौन से टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है ये होता है गाइस 200 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरीके से टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, अच्छे से लर्न कीजिए ताकि आपके IT CBT एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से एग्ज़ाम आप लोगों का हो सके। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो भी चैप्टर्स रह गए वो सारे के सारे चैप्टर्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।